Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. तो इस डीप डाइव में स्वागत है। आज की चर्चा के लिए मतलब किसी लंबी भूमिका की जरूरत नहीं है, हम सीधे अपने सोर्स मटेरियल पर आते हैं। बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आना ही ठीक रहेगा। हाँ, तो आज हमारे पास जो नोट्स है ना वो स्पेशली केवीएस, पीआरटी, टीयर 2, एसएससी और बैंकिंग जैसे हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। और टॉपिक का नाम है मास्टर नाउन जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो टाइटल काफी दिलचस्प है ना? मतलब हम सब बचपन से रटते आए हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन आज हम उन बेसिक स्कूल वाली परिभाषाओं को पीछे छोड़ने वाले हैं। आज का हमारा मिशन है उन कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स रूल्स और एक्सेप्शंस को डीकोड करना, जो अक्सर एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग का कारण बनते हैं। कहा जाए तो कैंडिडेट्स को लगता है कि नाउन ही तो है, आसान होगा। सही कहा, उन्हें लगता है कि कर लेंगे, लेकिन वही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। एग्जैक्टली। और एग्जाम सेट करने वाले इसी ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठाते हैं। वो सीली डेफिनेशंस नहीं पूछते, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर में ऐसे छोटे छोटे पेज फंसाते हैं जो पढ़ने में एकदम सही लगते हैं। इस डीप डाइव का मेन मकसद ही यही है कि सेंटेंसेस को पढ़ते ही दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए कि यहाँ कोई ट्रैप बिछाया गया है। तो चलिए सबसे पहले नाउन फ्रेजेस यानी संज्ञा वाक्यांश के कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। हमारे नोट्स में एक बहुत बढ़िया कंपैरिजन दिया है। हाँ, एक सिंगल वर्ड वाला और एक फ्रेज वाला। राइट। एक सेंटेंस में हम सिर्फ एक वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे टीचर्स, और दूसरे में अ गुड टीचर। दिखने में अलग हैं, लेकिन ग्रामर के नजरिए से दोनों सेंटेंस में नाउन का ही काम कर रहे हैं। और यहाँ पर सिंटैक्स का एक बहुत ही सॉलिड फॉर्मूला काम करता है जो हर कैंडिडेट को याद रखना चाहिए। एक नाउन फ्रेज हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्डर फॉलो करता है। पहले डिटर्मिना आता है, बिल्कुल पहले डिटर्मिना जैसे अ, फिर आता है एडजेक्टिव जैसे गुड, और लास्ट में आता है मेन नाउन यानी टीचर। तो डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये सीक्वेंस फिक्स्ड है। ये ऑर्डर समझना वैसे बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें अक्सर इसी सीक्वेंस को बिगाड़ दिया जाता है। हाँ, जैसे डिटर्मिनर को प्लूरल नाउन के साथ लगा देंगे, एक गुड टीचर्स लिख देंगे, जो कि टोटली गलत है। या फिर एडजेक्टिव और नाउन के बीच में कोई एडवर्ब घुसा देंगे। ये फॉर्मूला तो किसी मैथ्स की इक्वेशन जैसा है। एकदम मैथ्स जैसा। और इसी एक्यूरेसी के साथ हमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के डिफरेंस को भी देखना चाहिए। वैसे तो सब जानते हैं कि ताजमहल, राहुल, गोदावरी या एवरेस्ट जैसे स्पेशल नाम प्रॉपर नाउन होते हैं, और गर्ल, डॉग, कंट्री जैसे वर्ड्स कॉमन नाउन होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ नोट्स में एक कमाल की ट्रिक दी गई है जो सीधा प्लूरल बनाने से जुड़ी है। वही सबसे मेन पॉइंट है। ट्रिक ये है कि कॉमन नाउन्स का हमेशा प्लूरल बनाया जा सकता है। बॉय का बॉयज हो जाएगा, सिटी का सिटीज। लेकिन प्रॉपर नाउन्स आमतौर पर हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता। और वही लोग गलती करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में राहुल्स या इंडियाज लिखना टेक्निकली इनवैलिड है, क्योंकि प्रॉपर नाउन तो अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी है ना, तो उसको प्लूरल बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। एकदम सही लॉजिक है ये। और एक रूल ये भी है कि प्रॉपर नाउन्स के आगे आमतौर पर वेरिएबल डिटर्मिनर्स नहीं लगता, जैसे अ या एन। हाँ, हम अ राहुल नहीं कहते जब तक कि कोई एक्सट्रीम एक्सेप्शन ना हो, जहां किसी अनजान इंसान को रेफर कर रहे हो। वैसे देखा जाए तो ये सब हमारी डेली बातचीत में इतना घुल मिल गया है कि हम ध्यान ही नहीं देते, लेकिन जब बात आती है कलेक्टिव नाउन्स की तो मामला सच में ट्रिकी हो जाता है। कलेक्टिव नाउन्स यानी समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्स के लिए ये सबसे बड़ा एग्जाम शॉर्टकट है। जैसे टीम, फ्लीट, बंच, ज्यूरी, आर्मी या पक्षियों का फ्लॉक। ये सभी वर्ड्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन सेंटेंस में इनका बिहेवियर प्लूरल भी हो सकता है। और ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये पूरी तरह से उस ग्रुप के एक्शन पर डिपेंड करता है। हाँ, नोट्स में इसे यूनिट एक्शन और इंडिविजुअल एक्शन के नाम से बड़ी अच्छी तरह समझाया गया है। अगर ग्रुप एक यूनिट की तरह काम करे, मिलकर कोई डिसीजन ले, तो सिंगुलर वर्ब लगता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है ज्यूरी वाला। द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। यहाँ ज्यूरी ने एक साथ मिलकर अपना फैसला सुनाया है। एग्जैक्टली। ज्यूरी यहाँ बहुत सारे अलग अलग लोगों का ग्रुप नहीं है, वो एक सिंगल एंटिटी बन गई है। इसीलिए यहाँ इट्स, जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है, उसका यूज हुआ है। लेकिन जरा दूसरी सिचुएशन सोचिए। जब ज्यूरी के मेंबर्स में बहस हो जाए और वो एक फैसले पर
ना पहुंच पाए। तो वो इंडिविजुअल एक्शन बन जाता है। ग्रुप के मेंबर्स की अलग अलग राय है, तो ऐसे में प्लूरल वर्ब आएगा। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। यहाँ वर और देयर लगा दिया, क्योंकि अब हम उन अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं जो उस जूरी का हिस्सा हैं। और एग्जाम में यही ट्रैप होता है। वहां द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियंस लिखकर एरर स्पॉट करने को कहा जाता है। बस इतना याद रखना है कि डिवाइडेड या डिफरेंट जैसे वर्ड्स दिखें तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल बन जाएगा। कितना सिंपल और लॉजिकल रूल है ये। टीम, कमिटी, बोर्ड सब पे अप्लाई होता है। टीम साथ खेली तो सिंगुलर, आपस में लड़ी तो प्लूरल। सही पकड़ा। अब थोड़ा मटीरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की तरफ चलते हैं। गोल्ड, वाटर, राइस जैसे वर्ड्स मटीरियल नाउन है। और लव, फियर, ब्रेवरी ये सब फीलिंग्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती हैं। मटीरियल नाउन्स के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट ग्रामर नोट है यहाँ पर। ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। इन्हें गिना नहीं जा सकता क्योंकि इनसे दूसरी चीजें बनती हैं। और सबसे बड़ा रूल ये है कि इनके आगे कभी अ या एन नहीं लगता। अ गोल्ड लिखना ग्रामर के हिसाब से बहुत बड़ी गलती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ भी यही अनकाउंटेबल वाला रूल चलता है। इसे समझने के लिए नोट्स में कॉन्क्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट का एक जबरदस्त कंपैरिजन है। हाँ, शुगर और स्वीटनेस वाला एग्जाम्पल। शुगर यानी चीनी एक कॉन्क्रीट मटेरियल नाउन है जिसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन स्वीटनेस यानी मिठास वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसका कोई फिजिकल आकार नहीं होता, उसे किसी जार में बंद नहीं कर सकते, उसे सिर्फ फील किया जा सकता है। तो ब्यूटी, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी ये सभी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में ही आएंगे। और यहीं से हम सीधा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बेसिक डिफरेंस पर आ जाते हैं। यहाँ कैंडिडेट्स अक्सर अपनी नेटिव लैंग्वेज के ट्रांसलेशन की वजह से फंसते हैं। काउंटेबल नाउन्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो हाउ मैनी यानी कितने का जवाब देते हैं। जैसे अ बुक, 2 eggs, 6 films। इनको फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं और इनके साथ अ या एन लगाना बिल्कुल सही है। असली चैलेंज अनकाउंटेबल नाउन्स देते हैं। ये हाउ मच यानी कितना का जवाब देते हैं। मिल्क, वाटर, शुगर, नॉलेज ये सब अनकाउंटेबल हैं। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा और अ या एन लगाना मना है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है। अगर हम इन्हें गिन नहीं सकते और इनके आगे अ नहीं लगा सकते तो डेली लाइफ में इन्हें मेजर कैसे करेंगे? यहीं पर ग्रामर यूनिट्स का सॉल्यूशन देती है। अगर अनकाउंटेबल चीज को मापना है तो उसको काउंटेबल यूनिट के सांचे में फिट कर दो। जैसे अ मिल्क तो नहीं बोल सकते, लेकिन दूध को नापने वाले बर्तन को तो गिन सकते हैं। तो अ लीटर ऑफ मिल्क या अ ग्लास ऑफ वाटर कहना परफेक्टली फाइन है। बिल्कुल। और ये ट्रिक उन एब्स्ट्रैक्ट चीजों पर भी लगती है जिन्हें हम हिंदी में तो गिन लेते हैं पर इंग्लिश में नहीं। जैसे हिंदी में लोग बोलते हैं मैंने उसे एक सलाह दी, लेकिन इंग्लिश में एन एडवाइस लिखते ही नंबर कट जाते हैं। ये सबसे कॉमन एरर है। सही तरीका है यूनिट्स लगाना, जैसे अ पीस ऑफ एडवाइस या अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एकदम सही। नेटिव लैंग्वेज का डायरेक्ट ट्रांसलेशन हमेशा डुबा देता है। ब्रेड के साथ भी यही होता है। हिंदी में एक ब्रेड बोलते हैं पर इंग्लिश में वो अ लोफ ऑफ ब्रेड होता है, अ ब्रेड नहीं। ये छोटे छोटे ट्रैप्स ही तो मार्क्स डिसाइड करते हैं। चलिए अब जेंडर रूल्स पर आते हैं। इंग्लिश में जेंडर के 4 टाइप बताए गए हैं। मैस्कुलिन जैसे बॉय, फेमिनिन जैसे गर्ल। तीसरा है कॉमन या डुअल जेंडर, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, जैसे स्टूडेंट, टीचर या डॉक्टर। और चौथा न्यूटर, जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है, जैसे टेबल या गोल्ड। फेमिनिन बनाने के जो ट्रेडिशनल रूल्स हैं, जैसे वर्ड के एंड में एस लगा देना, एक्टर से एक्ट्रेस, लायन से लायनेस, या फिर शी लगा देना, जैसे शी गोट। लेकिन नोट्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉडर्न नोट हाईलाइट किया गया है। हाँ, वो इंक्लूसिविटी वाला पॉइंट। आजकल पोएट्रेस या डायरेक्ट्रेस जैसे वर्ड्स का यूज लगभग बंद हो गया है। अब प्रोफेशनल टाइटल्स के लिए कॉमन जेंडर ही यूज होता है। मेल हो या फीमेल, दोनों को पोएट या डायरेक्टर ही कहते हैं। ये सोसाइटी में हो रहे बदलाव का असर है। पर एग्जाम्स में तो उन वर्ड्स पर ज्यादा फोकस होता है जो एक्सेप्शंस हैं, जो एग्जाम अलर्ट वाले वर्ड्स हैं। जहां एस लगाने से काम नहीं चलता, बल्कि पूरा वर्ड ही बदल जाता है। जैसे बैचलर का फेमिनिन मेड या स्पिंस्टर होता है। नेफ्यू का नीस होता है। और सबसे फेमस फॉक्स। फॉक्स का फेमिनिन विक्सन होता है। ये पेपर सेट करने वालों का सबसे पसंदीदा वर्ड है। फॉक्स और विक्सन बहुत कॉमन है, पर लैंग्वेज की असली कॉम्प्लेक्सिटी तब दिखती है जब हम वर्ड्स को सिंगुलर से प्लूरल में बदलते हैं। बेसिक रूल से लेकर
एकदम बिजार रूल्स तक का सफर है यहाँ। बेसिक तो यही है कि आखिर में एस लगा दो, बुक का बुक्स, या फिर अगर वर्ड एक्स, सी एच, एस एच, एस एस, ओ या जेड पर खत्म हो रहा है तो ई एस लगा दो, बस का बसेस, पोटैटो का पोटैटोज। लेकिन यहाँ एक रैंक बूस्टर एक्सेप्शन आता है। वर्ड है स्टमक, ये CH पर एंड होता है तो लॉजिक के हिसाब से स्टमचेस बनना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। सही प्लूरल स्टमक्स है, सिर्फ एस के साथ। और इसका रीजन कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये पूरा फोनेटिक्स यानी प्रोनाउंसिएशन का गेम है। बिल्कुल। चर्च या बेंच में च का साउंड हिंदी वाले च जैसा होता है तो वहाँ एस बोलना आसान है, पर स्टमक ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है, यहाँ च का साउंड क निकलता है, स्टमक। और क साउंड के बाद एस जोड़ना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, इसीलिए फोनेटिक्स के रूल के हिसाब से सिर्फ एस लगता है। जो ये फोनेटिक्स का लॉजिक समझ गया वो कंफ्यूज नहीं होगा। अब वाई वाले रूल पर आते हैं। अगर वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाकर IES लगता है, सिटी का सिटीज, और वाउल है तो सिर्फ एस, बॉय का बॉयज। FFE का रूल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हटाकर VES लगा दो, लीफ का लीव्स, वाइफ का वाइव्स। पर इसमें एक्सेप्शन ज्यादा जरूरी हैं। चीफ का चीफ्स होता है, चीव्स नहीं। प्रूफ का प्रूव्स, रूफ का रूफ्स, यही एक्सेप्शन स्पॉट द एरर में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा एक एग्जाम फेवरेट सेक्शन है इर्रेगुलर प्लूरल्स का, जो किसी रूल को नहीं मानते। जैसे वाउल म्यूटेशन, जिसमें बीच के वाउल्स ही चेंज हो जाते हैं, फुट का फीट, टूथ का टीथ और माउस का माइस। और इसमें दूसरा टाइप है फॉरेन ओरिजिन्स वाले वर्ड्स, जी। जो लैटिन या ग्रीक से आए हैं। इनका प्लूरल बनाना सबसे ट्रिकी होता है। बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया होता है, डेटम का प्लूरल डेटा होता है, और फेनोमेनॉन का फिनोमेना। ये बहुत बड़ी गलती फहमी है जो लोग अक्सर डेली लाइफ में करते हैं। हाँ, लोग डेटाज या बैक्टीरियाज बोल देते हैं बिना जाने के। डेटा और बैक्टीरिया तो खुद ही प्लूरल हैं। उनका सिंगुलर तो डेटम और बैक्टीरियम है, और पेपर में जानबूझकर द डेटाज आर इनकरेक्ट जैसा सेंटेंस दे दिया जाता है, ट्रैप करने के लिए। सही। इन ट्रैप से आगे बढ़ें तो कंपाउंड नाउन्स यानी संयुक्त संज्ञा के प्लूरल रूल्स आते हैं। हाँ, लोग अक्सर सिस्टर इन लॉज या पासरबाइज बोलते हैं, जो सुनने में तो ठीक लगता है, पर ग्रामर के हिसाब से भयंकर गलती है। यहाँ पर लगता है द गोल्डन रूल, प्लूरल बनाते वक्त सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ड में एस लगाना चाहिए। जैसे सिस्टर इन लॉ में प्लूरल कानून यानी लॉ का नहीं बन रहा है, बहनों का बन रहा है, तो मेन वर्ड सिस्टर है, इसीलिए सही फॉर्म सिस्टर्स इन लॉ होगा। और पासर बाय में मेन वर्ड पासर है तो पासर्स बाय, और कमांडर इन चीफ हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। लेकिन ग्रामर है तो एक्सेप्शंस होगा ही। एक स्पेशल केस है जहां दोनों वर्ड्स को प्लूरल में बदलना पड़ता है। मैन टीचर का प्लूरल मैन टीचर्स होता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है नोट्स हाईलाइट करने के लिए। मैन और टीचर दोनों प्लूरल हो गए। चलिए अब इस डीप डाइव के सबसे आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट पर आते हैं, नाउन केसेस और द अपॉस्ट्रोफी ट्रैप। सेंटेंस में नाउन की पोजीशन समझना बहुत जरूरी है। एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक्टर होता है, फिर एक्शन और फिर रिसीवर। जैसे सेंटेंस है, मिस्टर माल्या राम आ कैप्टन ब्रॉट मी अ फ्लावर। इस एक सेंटेंस में 5 केसेस हैं। जैसे जब हमने एड्रेस किया मिस्टर माल्या, तो वो वोकेटिव केस हो गया। और जो मेन एक्टर है यानी राम, वो नॉमिनेटिव केस है। राम के ठीक बाद जो आ कैप्टन आया है वो राम की ही एडिशनल इन्फो दे रहा है, इसे केस इन एपोजिशन कहते हैं। फिर जो चीज दी जा रही है यानी फ्लावर, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ, और जिसको दिया जा रहा है मी, वो डेटिव केस हो गया। इस तरह से सेंटेंस ब्रेक करके समझना बहुत इजी हो जाता है। पर एग्जाम्स में सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग जहां होती है वो है पॉसेसिव केस यानी अपॉस्ट्रोफी के रूल्स में। एपोस्ट्रोफी के 3 बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो पत्थर की लकीर हैं। पहला रूल, लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुओं के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी एस लगता है, जैसे मोहन्स बुक या द डॉग्स टेल। लेकिन दूसरा रूल ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज पूरी तरह से मना है। निर्जीव चीजों का पोजेशन दिखाने के लिए सिर्फ ऑफ का यूज होता है। इसका मतलब द टेबल्स लेग्स कहना ग्रामर का मर्डर करने जैसा है, पर एग्जाम्स में वैसे ही सेंटेंसेस आते हैं, द बिल्डिंग्स रूफ या द कार्स व्हील्स। जबकि सही तरीका हमेशा द लेग्स ऑफ द टेबल या द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होता है। और अब तीसरा रूल, जो फिर से फोनेटिक्स से जुड़ा है, जो वर्ड्स पहले से एस या श साउंड पर एंड होते हैं उनके आगे दोबारा एस नहीं लगाया जाता, सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी का मार्क लगता है वहां।
जैसे अगर लड़कों का हॉस्टल कहना हो तो बॉयज तो पहले से प्लूरल और एस पे एंड है, तो हम बॉयज हॉस्टल लिखेंगे, जिसमें बॉयज के बाद सिर्फ वो कॉमा जैसा निशान लगेगा। एग्जैक्टली और फॉर जीसस सेक में भी सिर्फ मार्क लगेगा, एक्स्ट्रा एस नहीं। द टेबल्स लेग्स जैसी गलती और बॉयज हॉस्टल वाला रूल ही तो एवरेज और टॉपर के बीच का फर्क डिसाइड करते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव और सोर्स मटेरियल का कंक्लूजन निकालें तो बात यही समझ आती है कि एग्जाम क्रैक करना बड़े बड़े थ्योरीज को रटने से नहीं होगा। असली खेल इन छोटे एक्सेप्शंस वाले रूल्स पर फोकस करने में है। स्टमक्समेंज का वाला साउंड या जूरी का यूनिट वर्सेस इंडिविजुअल वाला लॉजिक, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का अनकाउंटेबल होना। यहीं पर तो मार्क्स कटते हैं या बचते हैं। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।